सुप्रभात विद्यार्थियों। हिंदी अध्ययनशाला में आप लोगों का स्वागत है। हिंदी अध्ययनशाला में हिंदी विषय का अध्ययन करने के लिए आप लोगों के पास पठन सामग्री का होना अति आवश्यक है। यदि पठन सामग्री आपके पास नहीं है तो आपको समझना है कि करना क्या है। आज हम हिंदी भाषा के पाठ 10 वीरों की पूजा नामक पाठ का पठन पाठन करेंगे। विद्यार्थियों, आप लोगों के पास पाठ्यपुस्तक नहीं है। पाठ्यपुस्तक स्कूल में जमा है। इस स्थिति में आप लोगों को वीडियो में पाठांक का फोटो दिया जा रहा है। उस फोटो के माध्यम से आपको पाठ को पढ़ना है, समझना है। सबसे पहले पिछली पाठ योजना में हमें जो कार्य दिया गया था उस कार्य को देखना है, समझना है, मिलान करना है। इस कार्य के मिलान के लिए आप लोगों के पास हिंदी की नोटबुक होना चाहिए जिस पर आपने पाठ 10 का यह कार्य किया था। पिछली पाठ योजना में आपको पाठ 10 वीरों की पूजा नामक पाठ से शब्दार्थ और कवि का परिचय लिखने के लिए कहा गया था। आप लोगों ने लिखा होगा, नहीं लिखा है तो इसे लिखकर पूरा करें। हम लोग पिछली पाठ योजना में कविता को एक बार पढ़ चुके हैं। आइए आज कविता को पढ़कर पुनः समझते हैं। विद्यार्थियों, कविता पढ़ने से पहले कुछ प्रश्न हैं यहां पर। इन प्रश्नों के मौखिक उत्तर आप लोगों को देना है। आप लोग अपने मोबाइल स्क्रीन पर प्रश्न देख रहे हैं। इन प्रश्नों को पढ़ें, इनके उत्तर सोचें और जब मेरे द्वारा इनका उत्तर बताया जाए तो उसका मिलान करें। पहला प्रश्न है, भारत देश पर किन किन शासकों ने शासन किया है? भारत देश पर किन किन शासकों ने शासन किया है? प्रश्न के उत्तर को स्वयं सोचें और स्वयं को ही उत्तर बताएं। मेरे द्वारा उत्तर बताए जाने पर अपने उत्तर को मिलान करें, सही था या गलत था। इस प्रश्न का उत्तर है, भारत देश पर मुगल, चोल, पांड्य, पल्लव, राष्ट्रकूट, अंग्रेज आदि शासकों ने शासन किया है। विद्यार्थियों, आप लोगों ने नैसर्गिक सौंदर्य की धरती नामक एक पाठ पढ़ा था। वहां पर आपने यह जाना था कि भारत पर किन किन राजवंशों ने शासन किया था। इसलिए मुझे लगता है आपको इस प्रश्न का उत्तर जरूर मालूम रहा होगा। नहीं मालूम था तो ध्यान दें। भारत देश पर मुगल, चोल, पांड्य, पल्लव, राष्ट्रकूट, अंग्रेज आदि शासकों ने शासन किया था।
दूसरा प्रश्न है, चित्तौड़ में किस राजा ने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी? चित्तौड़ में किस राजा ने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी? उत्तर सोचें। उत्तर आप लोगों को मिल गया होगा, जरूर आप लोगों ने उत्तर समझ लिया होगा। यदि आप लोगों का उत्तर है कि चित्तौड़ में महाराणा प्रताप जी ने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी, तो आपका उत्तर 100% सही है। यदि आपका यह उत्तर नहीं था तो ध्यान दें, चित्तौड़ में स्वतंत्रता की वास्तविक लड़ाई महाराणा प्रताप जी ने ही लड़ी थी। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों से पूर्व भारत पर किसका शासन था? ध्यान दें विद्यार्थियों, हमारे देश को स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को मिली थी, और यह स्वतंत्रता जब हमें मिली थी तो उस समय हमारे देश के शासक अंग्रेज थे। यानी हमने अंग्रेजों से स्वतंत्रता प्राप्त की थी। प्रश्न है, अंग्रेजों से पूर्व भारत पर किसका शासन था? उत्तर मालूम होगा आप लोगों को। यदि नहीं मालूम है तो उत्तर ध्यान से सुने, समझें। अंग्रेजों से पूर्व भारत पर मुगलों का शासन था। मुगलों के बाद ही अंग्रेजों का शासन हुआ था। इस प्रकार ये पूर्व ज्ञान से आधारित प्रश्न थे। आइए अब हम लोग कविता की ओर बढ़ते हैं। कविता है, थाल सजाकर किसे पूजने, चले प्रात ही मत वाले, कहाँ चले तुम राम नाम का, पीतांबर तन पर डाले। इस कविता के रचनाकार श्याम नारायण पांडे जी हैं। यह कविता प्रश्नोत्तर शैली में है। कवि प्रश्न कर रहे हैं, कविता के माध्यम से वो प्रश्न कर रहे हैं और उन्हें उत्तर भी मिल रहा है। कवि का प्रश्न है, कवि कह रहे हैं, थाल सजाकर किसे पूजने, चले प्रात ही मत वाले, कि सुबह सुबह पूजा की थाली सजा करके अपनी मस्ती में मस्त होकर के मतवाले पथिक, तुम किसकी पूजा करने के लिए जा रहे हो? कहाँ चले तुम राम नाम का, पीतांबर तन पर डाले। पीतांबर क्या होता है? पीतांबर पीला कपड़ा, पीले कपड़े को पीतांबर कहते हैं। पीत पीला, अंबर कपड़ा। तो कवि कहते हैं, प्रश्न कर रहे हैं, पूजा की थाली सजाकर सुबह सुबह, ऐ मतवाले पथिक, तुम किसकी पूजा करने के लिए जा रहे हो? तुम्हारे शरीर पर राम नाम अंकित, राम नाम लिखा हुआ ये पीला कपड़ा है। चले झूमते मस्ती से तुम, क्या अपना पथाए भूल, कहां तुम्हारा दीप जलेगा, कहां चढ़ेगा माला फूल। कवि कह रहे हैं, तुम अपनी मस्ती में ही झूमते हुए, अपनी मस्ती में ही मस्त होकर के तुम चले जा रहे हो। क्या तुम अपना रास्ता भूल गए हो? तुम कहां अपना दीप जलाना चाहते हो? कहां तुम अपने माला फूल चढ़ाना चाहते हो?
इधर प्रयाग न गंगा सागर, इधर न रामेश्वर काशी, यहाँ किधर है तीर्थ तुम्हारा, कहाँ चले तुम सन्यासी। कवि को ऐसा लग रहा है कि ये जो सन्यासी है, ये जो पथिक है, ये जो पूजा करने के लिए अपनी मस्ती में थाल को सजा करके सुबह सुबह पूजा करने के लिए जा रहा है, ये उस दिशा में जा रहा है जहां कोई तीर्थ नहीं है। कवि कह रहे हैं इधर प्रयाग न गंगा सागर, मतलब जहां आप जा रहे हो उधर न तो प्रयाग है, न गंगा सागर है, न रामेश्वर है, न काशी है। प्रयाग, रामेश्वर, गंगा सागर, काशी, इन नामों से कवि का संकेत तीर्थ स्थलों की ओर है। तो कवि कह रहे हैं आप जिधर जा रहे हो इधर कोई भी तीर्थ नहीं है। कहां जा रहे हो, यहां किस दिशा में आप जा रहे हो, जहां आप जा रहे हो वहां कोई तीर्थ नहीं है। अब यहां पर अगली पंक्तियों में पथिक के द्वारा कवि को जवाब दिया जा रहा है, मुझे न जाना गंगा सागर, मुझे न रामेश्वर काशी, तीर्थराज चित्तौड़ देखने को मेरी आंखें प्यासी। पथिक ने जवाब दिया, पथिक ने जवाब दिया कि मुझे न तो गंगा सागर जाना है, न रामेश्वर जाना है, न काशी जाना है, न प्रयाग जाना है। यानी मैं पथिक कह रहा है कवि से कि मुझे किसी भी तीर्थ स्थल में नहीं जाना है। मैं केवल तीर्थराज चित्तौड़ को देखने जा रहा हूं। तीर्थराज चित्तौड़ को देखने के लिए मेरे आंखों में प्यास है और मैं तीर्थराज चित्तौड़ की ओर जा रहा हूं। पाठांक का कविता के इस अंक का समापन हुआ और जितनी कविता हमने पढ़ी है उतनी ही कविता के माध्यम से यहां पर कुछ मौखिक प्रश्न हैं, ध्यान दें। क्या समझा आपने? सबसे पहले प्रश्न है, कविता किस शैली में लिखी गई है? कविता किस शैली में लिखी गई है? इसका उत्तर आपको कविता समझाते समय बताया गया है, स्मरण करें। यदि स्मरण हो आया है तो ठीक है, नहीं तो फिर उत्तर तो हम बता ही रहे हैं, और यदि स्मरण हो आया है तो फिर उत्तर का मिलान भी कर लें। कविता प्रश्नोत्तर शैली में लिखी गई है। दूसरा प्रश्न है, कविता में कौन किसे पूजने जा रहा है? उत्तर समझ में आ गया होगा, मिलान करें। कविता में स्वतंत्रता के पुजारी, सन्यासी या एक पथिक चित्तौड़ भूमि की पूजा करने जा रहा है। चित्तौड़, तीर्थराज चित्तौड़ को देखने जा रहा है, उसकी पूजा करने जा रहा है। सन्यासी का पीतांबर कैसा होता है? जो सन्यासी होते हैं उनका पीतांबर कैसा होता है? तो सन्यासी का पीतांबर होता है, राम नाम से युक्त पीतांबर होता है उनका। अगला प्रश्न, कवि ने सन्यासी से क्या क्या प्रश्न पूछे हैं? कविता को पढ़ेंगे समझ में आएगा उन्होंने क्या क्या प्रश्न पूछे थे। फिर भी मेरे द्वारा उत्तर बताया जा रहा है, मिलान करें। कवि ने सन्यासी से पूछा है कि तुम पूजा की थाल सजाकर राम नाम का पीतांबर धारण करके सुबह सुबह कहां चल दिए? जिस दिशा में तुम जा रहे हो उस दिशा में कोई तीर्थ नहीं है, तुम किस तीर्थ
स्थल पर जा करके अपना दीप जलाना चाहते हो, माला फूल चढ़ाना चाहते हो, आदि तरह के प्रश्न कवि ने सन्यासी से पूछे। अगला प्रश्न है, सन्यासी किस प्रकार चल रहा है? चले झूमते मस्ती में तुम, कविता की ये पंक्तियां आपको याद होंगी। तो सन्यासी मस्ती में झूमते हुए चल रहा है। ठीक, इस प्रकार ये पठन पश्चात जो मौखिक प्रश्न थे वो पूर्ण हुए। आइए कविता के अगले अंक को पढ़ते हैं, समझते हैं। अपने अचल स्वतंत्र दुर्ग पर सुनकर बैरी की बोली, निकल पड़ी लेकर तलवारें जहां जवानों की टोली। पथिक या सन्यासी कवि को उसके प्रश्नों का उत्तर देते हुए बता रहे हैं, अपने अचल स्वतंत्र दुर्ग पर, यानी अपने अडिग और स्वतंत्र दुर्ग पर शत्रु की बोली को सुनकर के, शत्रु की ललकार को सुनकर के, जहां जवानों की टोलियां हाथों में तलवार लेकर निकल पड़ती हैं, जहां आन पर मां बहनों की जला जला पावन होली, वीर मंडली गर्वित स्वर से जय मां की जय जय बोली। जिस भूमि में अपने मर्यादा की रक्षा के लिए मां और बहनों की होली जलाकर वीर मंडली माता की जय जयकार करते हुए गर्वित स्वर से आगे बढ़ती है, सुंदरियों ने जहां देशहित जौहर व्रत करना सीखा, स्वतंत्रता के लिए जहां बच्चों ने भी मरना सीखा। सन्यासी कवि को जवाब देते हुए कह रहे हैं कि जहां जिस भूमि पर सुंदरियों ने जौहर व्रत किया, स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जहां जिस भूमि के बच्चों ने भी अपना बलिदान किया, वहीं जा रहा पूजा करने लेने सतियों की पगधूल, वहीं हमारा दीप जलेगा, वहीं चढ़ेंगे माला फूल। सन्यासी कह रहा है, मैं उसी भूमि की पूजा करने जा रहा हूं, मैं उन्हीं सतियों के पैरों की धूल लेने जा रहा हूं, और उन्हीं सतियों के पैरों के धूल पर हमारा दीप जलेगा, हमारे माला फूल चढ़ेंगे। यानी इस कविता के माध्यम से कवि ने चित्तौड़ भूमि, जो वास्तव में स्वतंत्रता देवी के मंदिर का प्रतीक है, उस भूमि की महिमा को गाते हुए, उस भूमि की गौरव गाथा का गान करते हुए इस कविता की रचना की है। आइए, इस प्रकार ये कविता यहीं समाप्त होती है। आइए अगले क्रम में बढ़ते हैं। कविता पढ़ने के बाद यहां पर प्रश्न है, जवानों की टोली किसकी बोली सुनकर तलवारें लेकर निकल पड़ी? इस प्रश्न का उत्तर है, जवानों की टोली शत्रुओं की बोली सुनकर तलवारें लेकर निकल पड़ी। अगला प्रश्न है, जौहर व्रत से कवि का क्या तात्पर्य है? जी हां, जौहर व्रत क्या होता है? जौहर व्रत का मतलब यह है कि युद्ध में
पति के वीर गति को प्राप्त होने पर स्त्रियों द्वारा सामूहिक रूप से किया जाने वाला आत्मदाह, ये जौहर व्रत कहलाता है। अगला प्रश्न है, सुंदरियों ने जौहर व्रत किस हेतु किया? इस प्रश्न का उत्तर है, सुंदरियों ने युद्ध में पति के वीर गति प्राप्त करने पर देश प्रेम में जौहर किया। देश प्रेम के लिए, देश हित के लिए जौहर व्रत को चुना, ताकि उनकी और उनके देश की मान मर्यादा बनी रहे। अगला प्रश्न है, सन्यासी किसकी पगधूल लेने का इच्छुक है? इस प्रश्न का उत्तर है, सन्यासी सतियों की पगधूल लेने का इच्छुक है। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता के लिए बच्चों ने क्या सीखा? स्वतंत्रता के लिए बच्चों ने मरना सीखा। इस प्रकार कविता का ये पठन पाठन का क्रम यही समाप्त होता है। आइए अगले क्रम में आगे बढ़ते हैं। लिखित कार्य। सबसे पहले पाठ के अंत में बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं। आपको इन प्रश्नों के उत्तर अपनी हिंदी भाषा की जो पुस्तक है उसमें ही करना है, लेकिन ये पुस्तक अभी आपके पास है नहीं। जब आपको पुस्तक मिलेगी तब आप इस कार्य को पूरा करेंगे। अभी समझ लें और उत्तर को कहीं भी किसी भी नोटबुक में आप लिख सकते हैं। लिख लेंगे उत्तर तो अच्छा रहेगा। जब आपको पुस्तक मिले तब आप उस पर इस कार्य को पूरा कर लें। पहला प्रश्न है, वीरों का पीतांबर कैसा होता है? विकल्प दिए हुए हैं। राम नाम से युक्त, पहला विकल्प है राम नाम से युक्त। दूसरा विकल्प है पीले रंग का, और तीसरा विकल्प है दोनों विकल्प सही है। तो यहां पर जो तीसरा विकल्प दिया हुआ है, दोनों विकल्प सही हैं, यही इसका उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न है, कविता में सन्यासी किसे कहा गया है? विकल्प उत्तर दिए हैं, साधुओं को, देशभक्तों को, या जिसने सन्यास ले लिया है। तो कविता में सन्यासी देशभक्तों को कहा गया है, जो देशभक्त हैं उन्हें कहा गया है। अगला प्रश्न है, तीर्थराज कौन है? गंगासागर, पुष्कर या चित्तौड़? वैसे तो तीर्थराज प्रयाग को कहा जाता है। प्रयाग को तीर्थों के राजा की संज्ञा मिली हुई है, परंतु ये धार्मिक स्तर पर जो तीर्थ हैं उस आधार पर प्रयाग को तीर्थराज कहा जाता है। यह हमारा प्रश्न कविता के आधार पर है, तीर्थराज कौन है? तो कविता के आधार पर जो तीर्थराज है वह चित्तौड़ है, क्योंकि यहां पर सन्यासी ने कवि को जवाब देते हुए कहा है, तीर्थराज चित्तौड़ देखने को मेरी आंखें प्यासी। तो इस प्रश्न का उत्तर है तीसरा विकल्प, चित्तौड़। अगला प्रश्न है, सुंदरियों ने जौहर व्रत किस लिए किया? विकल्प उत्तर है,
स्वार्थ हित के लिए, देश हित के लिए, व्यक्तिगत संबंधों के लिए। यहां पर इस प्रश्न का उत्तर होगा देश हित के लिए। दूसरा विकल्प सही होगा। फिर से देख लें प्रश्न और उनके उत्तर। वीरों का पीतांबर कैसा होता है? इसका उत्तर है दोनों विकल्प सही हैं। कविता में सन्यासी किसे कहा गया है? इसका उत्तर है देशभक्तों को। तीर्थराज कौन है? इसका उत्तर है चित्तौड़। सुंदरियों ने जौहर व्रत किस लिए किया? इसका उत्तर है देश हित के लिए। विद्यार्थियों, आइए अगले क्रम में चलते हैं। अगले क्रम में अति लघुत्तरीय प्रश्न है। पहला प्रश्न है किस समय पूजन के लिए जाया जा रहा है? दूसरा प्रश्न है किन्होंने जौहर व्रत करना सीखा? तीसरा प्रश्न है तलवारें लेकर कौन निकल पड़ी थी? और चौथा प्रश्न है मत वाले किनकी पगधूल लेने जा रहे हैं? विद्यार्थियों, इस प्रश्न के उत्तर भी आपको अपनी पाठ्यपुस्तक में ही लिखना है। इन सभी चारों प्रश्नों के उत्तर बुक में ही प्रश्न के सामने ही एक शब्द में उत्तर आपको लिख देना है। परंतु अभी पुस्तक आपके पास है नहीं, तो आप इस कार्य को कर नहीं पाएंगे। इसलिए इन प्रश्नों के उत्तर भी आप कहीं भी किसी भी नोटबुक में लिख लीजिए। जब पुस्तक आपको मिल जाए तो वहां पर आप इन उत्तरों को लिख करके इस कार्य को पूरा कर लीजिएगा। किस समय पूजन के लिए जाया जा रहा है? यह प्रश्न पहला प्रश्न है। इसका उत्तर है प्रातःकाल। कविता के प्रारंभ की ही पंक्तियों पर ध्यान दें। थाल सजाकर किसे पूजने चले प्रातः ही मत वाले। तो यहां पर पूजा के समय को प्रातःकाल से संकेत किया जा रहा है। उत्तर होगा प्रातःकाल। एक शब्द में ही अपनी पाठ्यपुस्तक में प्रश्न के सामने इसका उत्तर लिखना है। अगला प्रश्न है किन्होंने जौहर व्रत करना सीखा? सुंदरियों ने जहां देशहित जौहर व्रत करना सीखा। कविता की पंक्तियों से स्पष्ट पता चल रहा है कि सुंदरियों ने जौहर व्रत करना सीखा। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा सुंदरियों ने। अगला प्रश्न है तलवारें लेकर कौन निकल पड़े थे? निकल पड़ी लेकर तलवारें जहां जवानों की टोली। कविता के इन पंक्तियों से स्पष्ट उत्तर है जवानों की टोलियां तलवारें लेकर निकल पड़ी थी। यह भी एक शब्द में ही उत्तर लिखना है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा जवानों की टोलियां। अगला प्रश्न है मत वाले किनकी पगधूल लेने जा रहे हैं? लेने सतियों की पगधूल। कविता की इस पंक्ति से स्पष्ट है कि ये जो पथिक है, ये जो सन्यासी है, ये जो देशभक्त हैं, ये जो मतवाले हैं, ये सतियों के पैरों की धूल या सतियों की पगधूल लेने जा रहे हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा सतियों की। पहले प्रश्न का उत्तर प्रातःकाल, दूसरे प्रश्न का उत्तर सुंदरियों ने, तीसरे प्रश्न का उत्तर जवानों की टोलियां और चौथे प्रश्न का उत्तर सतियों की। इस प्रकार आपको ये अति लघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तर अपनी पाठ्यपुस्तक में ही उन्हीं प्रश्नों के सामने एक शब्द में लिखना है। अगले क्रम में प्रश्न संख्या 3 लघु उत्तरीय प्रश्न। इन प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में, जो नोटबुक इस समय आपके पास उपलब्ध है, उस नोटबुक में
आपको ये प्रश्न और इनके उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न है, सन्यासी का थाल किस सामग्री से सजा है? तो सन्यासी का थाल जो है वो पूजा की थाली है। तो पूजा की थाली किन चीजों से सजी होती है? उसमें धूप होता है, दीप होता है, फूल माला होते हैं, इत्यादि वस्तुएं होती हैं। तो धूप, दीप, फूल माला आदि। इस प्रश्न का उत्तर होगा, भारत के किन्हीं 4 तीर्थ स्थानों के नाम बताइए। तो भारत के 4 तीर्थ स्थान आपको कविता में ही बताए गए हैं। प्रयाग, गंगा सागर, रामेश्वर और काशी। इनके अतिरिक्त भी आप लिख सकते हैं, जो आपको मालूम है वो आप लिख सकते हैं तीर्थ स्थानों के नाम। नहीं मालूम तो कविता में जो 4 तीर्थ स्थान बताए गए हैं उन्हें आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, चित्तौड़ किस प्रदेश में स्थित है? चित्तौड़ राजस्थान में स्थित है। इसके बाद अगला प्रश्न है, देशभक्त पूजा की सामग्री कहां चढ़ाना चाहता है? तो देशभक्त पूजा की सामग्री सतियों के पगधूल में चढ़ाना चाहता है या चित्तौड़ भूमि में चढ़ाना चाहता है। अगला प्रश्न है, देशभक्तों की भूमि ही वास्तविक तीर्थ स्थल है, कविता के आधार पर बताइए। ये प्रश्न और इन प्रश्नों के उत्तर। अंतिम प्रश्न था, देशभक्तों की भूमि ही वास्तविक तीर्थ स्थल है, कविता के आधार पर बताइए। इस प्रश्न का उत्तर है, देशभक्तों की भूमि ही वास्तविक तीर्थ स्थल है। कविता में सन्यासी को देशभक्त कहा गया है और वह चित्तौड़ की भूमि को तीर्थराज कहकर वहां की सतियों की पगधूल लेने जा रहा है। वह चित्तौड़ को प्रयाग, काशी, रामेश्वर और गंगा सागर से भी पूज्य मानता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि देशभक्तों की भूमि ही वास्तविक तीर्थ स्थल है। विद्यार्थियों, इस प्रकार से लघु उत्तरीय प्रश्न और उनके उत्तर संपन्न हुए। इन प्रश्नों को और इनके उत्तरों को आपको जो भी हिंदी के नोटबुक आपके पास उपलब्ध है उसमें लिखना है। पिछली वीडियो में हम बता चुके हैं, पहली नोटबुक शायद आपकी भर गई होगी, दूसरी नोटबुक विद्यालय में जमा है, तीसरी नोटबुक जो हिंदी व्याकरण की नोटबुक है वो आपके पास है। तो हिंदी का यह कार्य आप उस हिंदी व्याकरण की नोटबुक में कर सकते हैं। तो इन प्रश्नों को और इनके उत्तरों को हिंदी व्याकरण की नोटबुक में लिखें, लिखकर पूरा करें। कार्य में आपको करना है, आज का जो कार्य है, बहुविकल्पीय प्रश्नों एवं अति लघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तर हिंदी की पुस्तक में ही लिखना है, जब पुस्तक आपको मिल जाए। जब तक पुस्तक नहीं है, प्रश्नों के उत्तरों को सुरक्षित रखने के लिए आप कहीं भी किसी भी नोटबुक में उत्तर को लिख सकते हैं। आप चाहें तो इसे हिंदी व्याकरण की नोटबुक में, जहां पर अन्य प्रश्न उत्तर आप कर रहे हैं, इस पाठ का जहां पर भी अभ्यास, लिखित अभ्यास कार्य कर रहे हैं, वहीं पर आप इन प्रश्नों के उत्तर को लिख सकते हैं और पुस्तक मिलने पर इसे वापस अपनी पुस्तक में लिख लें। लघु उत्तरीय प्रश्नों को और इनके उत्तर को आपको हिंदी नोटबुक में ही लिखना है जो इस समय आपके पास उपलब्ध है। जैसे हिंदी व्याकरण की नोटबुक उपलब्ध है, उसमें लिखिए। यदि नोटबुक 1 जो आपके पास है हिंदी की, वह खाली है तो उसमें भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो हिंदी की नोटबुक उपलब्ध है उस नोटबुक में आपको इन लघु उत्तरीय प्रश्नों को और इनके उत्तरों को लिखना है। कार्य को लिखकर जरूर पूरा करें।
और इसी के साथ ही आज का अध्ययन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।